जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग फिर से रिटर्न मुद्रास्फीति पर ही बात करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो जो हमारा था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना का था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने आपको सबसे पहला पॉइंट लिखाया कि यह योजना तब लागू हुई जब देश में तीव्र मुद्रास्फीति थी। जब तीव्र मुद्रास्फीति की बात हुई तो हमको यहीं से एक टॉपिक मिल गया कि अब हम लोग मुद्रास्फीति पर चर्चा करेंगे। तो हमने जस्ट क्या किया था कि मुद्रास्फीति को चैप्टर में ले लिया था और थोड़ा बहुत इस साइड का जो आप देख रहे हैं इस पर हमने कुछ काम भी किया था, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा बहुत छूट गया था। तो हमने फिर से सोचा कि एक बार इसको बेहतरीन तरीके से लिया जाए और फिर से इसको समझने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले क्या है कि मुद्रास्फीति को जब पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा एक बार देख लेंगे। परिभाषा में क्या है कि वस्तु और सेवाओं की तुलना में मांग अधिक हो, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब क्या है इसको समझिए, वस्तु और सेवाओं की तुलना में मांग अधिक हो, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति अब क्या होगा कि मांग अधिक हो। मांग इस तरह से लिख लीजिए और ये ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि इस साइन का मतलब ये होगा कि जिस तरफ मुंह खुला हो वो अधिक होगा और जिस तरफ इसका मुंह बंद हो उस पर कम होगा। तो मांग अधिक और पूर्ति कम हो, तो इस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहेंगे। तो आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं क्लियरली कि वस्तु और सेवाओं की तुलना में मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन क्या है कि इसको समझिए, अब कहेंगे कि मांग अधिक होगा क्यों और कब होगा, मांग अधिक कब होगा, अगला सवाल है। दरअसल बात क्या है कि सवाल से ही सवाल का जन्म होता है, जवाब से क्या होता है कि वो सवाल ख़त्म हो जाता है। क्या है कि जब हम कोई सवाल करते हो, अगला आदमी अगर हमको संतुष्ट होने के लिए एक बेहतरीन जवाब दे दे तो वहीं पर सवाल ख़त्म हो गया। लेकिन अगर जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक सवाल से सवाल क्रिएट होते रहता है। तो वही बात है कि इकोनॉमिक्स में हर सवाल के बाद अगला सवाल क्रिएट होता रहता है। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़े थे कि मुद्रास्फीति की परिभाषा कि वस्तु और सेवाओं की तुलना में मांग अधिक हो, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो अब मांग अधिक होगा, मांग और ग्रेटर देन का साइन इधर पूर्ति, मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, इस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहेंगे। अगला सवाल हमारा आएगा कि मांग अधिक होगा कब, मांग अधिक कब होगा। अब इसका मतलब समझिए, इसके पहले एक कहानी स्टोरी को सुनिए कि कोई गाँव है और उस गाँव में 10 लोग रहते हैं। ठीक, टोटल 10 लोगों की संख्या है, एक गांव है, उस गांव में टोटल 10 लोग रहते हैं और उस गांव के पास एक मार्केट है, बाज़ार है। और उस बाज़ार में क्या है कि इन 10 लोगों का आना जाना होता है। लेकिन सिचुएशनली या फिर ये कहिए कंडीशनली ये हो कि इस 10 लोगों में 5 लोग बहुत गरीब हो और 5 लोग बहुत अमीर हो, जो कि ये 5 लोग पर डे अपने गांव के पास के मार्केट में जाते हों। तो जो लोग अमीर होंगे वो क्या है कि ख़रीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंच जाते हैं, ख़रीदारी करने के लिए। अब मानकर चलिए कि इन 5 लोगों के पास 100 रुपया है। ठीक, ये 5 लोग हैं जो अमीर हैं। गांव में हमने बताया 10 लोग थे, 5 गरीब थे, 5 अमीर थे। तो जो अमीर लोग हैं उनके पास अगर 100 रुपया है और वो क्या करते हैं कि हर रोज़ 100 रुपया की ख़रीदारी मार्केट में करते हैं, तो पर डे उस मार्केट में क्या होगा कि 500 रुपया डेली रन करेगा। 500 रुपया जब डेली रन करेगा तो मार्केट की क्षमता कितनी की है, 500 की है। और यहाँ पर क्या है कि उन 5 लोगों के लिए 5 वस्तु है, ये 5 लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट चलता है। तो ये कंडीशन आप इसको समझिए एग्जाम्पल में। और ये 5 लोग गरीब हैं, एकाएक क्या हो कि ये 5 लोग जो गरीब थे इनके पास भी पैसा उपलब्ध हो जाए, इनके पास भी 200 रुपया आ जाए। ठीक, और इसकी ख़रीदारी करने के लिए अब ये लोग भी मार्केट आ जाएं, तो 200 × 5 1000 रुपया हो गया और इनके पास 500 था, 500 पहले से। अब मार्केट में क्या होगा कि 1500 रुपया रन करने लगेगा एकाएक। जब क्या है कि पहले 5 लोग मार्केट जाते थे, अब 10 लोग पहुंच गए, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ेगा। पहले मार्केट में 5 वस्तु था 5 लोगों के लिए, 5 वस्तु था। अब क्या है कि मार्केट 10 लोग पहुंच रहे हैं, तो अभी भी 5 ही वस्तु है, यानी कि 5 और होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा। तो जब मांग बढ़ेगा तो क्या होगा कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। देखिए, जब मांग बढ़ेगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वस्तु का प्राइस यानी कि महंगाई बढ़ेगी। क्या होगा कि 10 लोग खरीदारी करने वाले हैं और 5 ही वस्तु हैं, तो क्या होगा कि कोई आदमी अगर इस वस्तु का मूल्य 50 रुपया है, एक वस्तु का रेट,
तो अगला आदमी अगर कोई इसको 50 रुपया में ख़रीदना चाह रहा है तो दूसरा व्यक्ति तुरंत अटेंशन देगा कि नहीं, हम इसको 100 रुपया में ख़रीद लेंगे। फिर अगला आदमी आएगा, वो 120 में ख़रीदने के लिए तैयार होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, तो वस्तु की महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। आप दूसरा जो आप नीचे ग्राफ दे रहे हैं, इस ग्राफ से समझिए कि क्या है कि ये ग्राफ जो देख रहे हैं, इसमें नीचे का जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों ठीक ठाक है। जितना मार्केट का डिमांड है और उतना सप्लाई अगर किया जाता है तो इस सिचुएशन को कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, यानी कि मार्केट जो है अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकाएक मार्केट में पैसे की मात्रा अधिक हो जाए और वस्तु की मात्रा कम हो जाए तो इस सिचुएशन को भी मुद्रास्फीति कहते हैं। आपसे सवाल में पूछे जाएंगे कि पैसे की मात्रा अधिक और वस्तु की मात्रा कम हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। जब पैसा अधिक होगा, इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं, लोगों के पास पैसा, सब लोगों के पास पैसा उपलब्ध हो जाएगा। जब सबके पास पैसा उपलब्ध होगा तो सब क्या करेगा? उस पैसे का यूज करेगा, मार्केट जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा। तो जब खरीदेगा तो मार्केट पहले से क्या था कि मार्केट में एक फिक्स था कि इतना का डेली पैसा मार्केट में रन करता है, एकाएक उसका डबल हो जाए। आप इसको भी समझिए कि मार्केट में पहले 500 रुपया डेली रन करता था और 500 की वस्तु बिक जाती थी, तो मार्केट का लेवल ठीक था, जनरल प्राइस लेवल में था। एकाएक अब क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत अधिक हो गया और सब लोग मार्केट में आने लगे। मार्केट में एकाएक 10,000 रुपया रन करने लगा, लेकिन मार्केट की क्षमता तो 500 की है, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगा ना। 500 में 500 वस्तु मिलती थी, अभी 10,000 रुपया मार्केट में आने लगा है, तो क्या होगा कि वस्तु की संख्या भी 10,000 होनी चाहिए थी, तब दोनों में कंपैरिजन होता, तब वह जनरल प्राइस लेवल पे रहता। लेकिन अब क्या है कि पैसे की मात्रा बढ़ गई है और वस्तु की मात्रा अभी भी 500, यानी कि वस्तु की मात्रा कम गई है। तो इस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहेंगे। जब पैसे की मात्रा बढ़ेगी और वस्तु की मात्रा कम होगी तो क्या होगा कि वस्तु महंगी होगी, यानी कि कोई उसको 500 वस्तु है, खरीदार 10,000 है, 10,000 रुपया मार्केट में आ गया, तो कोई उसको 20 में खरीदेगा तो कोई 40 में भी खरीद सकता है। इसी तरह धीरे धीरे वस्तु का रेट बढ़ता रहेगा और वस्तु महंगी हो जाएगी। तो जब वस्तु महंगी होगी तो इसको क्या कहेंगे कि वस्तु का पावर ज़्यादा है और पैसे का पावर कम है। अब इसको समझिए, पैसा का वैल्यू कम होगा कैसे? कि मानकर चलिए कि वस्तु कम है, 5 ही वस्तु है, ठीक, और ख़रीदार 5 है, तो वो GPL होगा, जनरल प्राइस लेवल। लेकिन खरीदार की संख्या 10 हो जाए फिर भी वस्तु कम है, तो 10 खरीदार के पास 10 रुपया और वस्तु की संख्या 5 रुपया का वस्तु है, तो कंपनी को क्या होगा कि कंडीशनली 5 और वस्तु मार्केट में उपलब्ध कराना होगा। तब क्या होगा कि डिमांड फुलफिल होगा। तो डिमांड फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसके यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ाना होगा और उसमें क्या होगा कि बेरोज़गारी कम होगा। तो इस तरह से आप इन्फ्लेशन को टेक्निकली पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपका पूरा प्रश्न बनेगा। और प्रश्न जो ये 9 पॉइंट देख रहे हैं, 4 इधर और 5 इधर, यहीं से पूछे जाते हैं। घुमा फिरा कर प्रश्न आपसे बार बार जब भी पूछे जाएंगे यहीं से पूछा जाएगा। तो अब समझिए, पैसे की मात्रा बढ़ेगी और वस्तु की मात्रा कम होगी। इस सिचुएशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के केस में क्या होगा कि जब पैसा सबके पास हो जाएगा तो हर कोई मार्केट में जाएगा और मार्केट में वस्तु खरीदने का प्रयास करेगा। जब वो वस्तु खरीदने का प्रयास करेगा और वस्तु की संख्या कम है, यानी खरीदने वाले 10 हैं और वस्तु की संख्या 5 है, तो क्या होगा कि इस वस्तु पर इसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा अपने आप। कोई 20 में खरीदना चाहेगा, कोई 30 में, कोई 40 तो कोई 50, और धीरे धीरे इसका कॉस्ट प्राइस जब बढ़ेगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी। तो क्या होगा कि वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा और पैसे का वैल्यू कम होगा, क्योंकि वस्तु का यहाँ मेन फैक्टर क्या है? वस्तु खरीदना सब कोई चाह रहा है, क्योंकि पैसा सबके पास है, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, पैसा सब कोई दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि पैसे का वैल्यू कम होगा और वस्तु का वैल्यू बढ़ेगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, मांग बढ़ेगा। मांग बढ़ेगा, जब पैसे की मात्रा अधिक होगी तो अधिक लोग मार्केट में आएंगे और अधिक से अधिक वस्तु खरीदने का प्रयास करेंगे। तो इस सिचुएशन में डिमांड बढ़ेगा। अभी हमने बताया कि 5 लोग हैं और इनके पास 100 रुपया है और ये मार्केट जाते हैं तो 500 रुपया पर डे रन कर रहा है, 500 रुपया मार्केट में रन कर रहा है और इनके लिए क्या है कि वस्तुओं की संख्या 5 है। अब क्या है कि लोगों की संख्या 10 हो जाए और इनके पास 100 रुपया, यानी कि सब लोगों के पास पैसा आ जाए, तो मार्केट में एकाएक 1000 रुपया रन करने लगेगा। वस्तु अभी भी 5 ही है,
तो क्या है कि अगर 5 वस्तु और होता तो डिमांड फुलफिल होता 10 लोगों के लिए, तो मांग बढ़ रहा है ना कि 5 और होना चाहिए, तो इसी अनुसार क्या होगा कि मांग बढ़ेगा, और जब मांग बढ़ेगा तो वस्तु की महंगाई बढ़ेगी। अभी हमने आपको बताया कि कोई 10 में खरीदना चाहेगा तो कोई 20 में, क्योंकि आवश्यक चीज़ है, सबको चाहिए, तो इस तरह से महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया कि मुद्रास्फीति के केस में क्या होगा कि पैसे का वैल्यू कम होगा, वस्तु का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसके अनुसार मांग बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तब बेरोजगारी कम होगा। अब इस सिचुएशन को समझिए कि जब महंगाई बढ़ेगी तब बेरोजगारी कैसे कम होगा। बेरोजगारी कम होगा मुद्रास्फीति में, ये कंडीशनल है, बेरोजगारी कम होगा और बेरोजगारी बढ़ेगा भी। यहाँ पर हमने लिखाया है बेरोजगारी कम होगा और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कंडीशनल। इसका कंडीशंस समझिए कि जब मुद्रास्फीति का एनुअल रेट 1 अंक में, यानी कि 100 रुपया में कोई वस्तु मिल रहा है, और क्या है कि मुद्रास्फीति का एनुअल रेट 1 अंक में यानी कि 5% एनुअल रेट बढ़ रहा है, वार्षिक दर 5%, 5 में सिर्फ एक डिजिट है 5, तो इसका एनुअल रेट अगर 5% बढ़ेगा तो ये 105 का हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या है कि इसमें ज़्यादा रेट बढ़ नहीं रहा है, एनुअल रेट 5%, 100 में वस्तु मिल रहा था, 1 साल के बाद 105 में मिल रहा है, तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि लोगों के पास पैसा है, सबके पास, और धीरे धीरे वस्तु का दाम क्या हो गया, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब होगा कि इन्फ्लेशन का मूड जो है एकदम स्लो मोशन में, तो धीरे धीरे मूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि डिमांड भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन के केस में डिमांड बढ़ता है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी अपना प्रोडक्शन तेज करेगी। कंपनी पहले 5 वस्तु बनाती थी और उसको इसके बनाने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता थी। अब क्या करेगी कंपनी, डिमांड ज़्यादा हो गया, 10 का डिमांड होगा तो 10 वस्तु बनाएगी, तो 10 वस्तु को बनाने के लिए इसको 10 आदमी चाहिए, तो ये क्या करेगी, अपने यहाँ लोगों की संख्या को बढ़ाएगी, मजदूर की संख्या बढ़ाएगी, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि बेरोजगारी कम होगा। तो यही हमने लिखा बेरोजगारी कम होगा, ब्रैकेट में हमने लिख लिया कंडीशनल। लेकिन आगे जब आप टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बेरोजगारी बढ़ेगा भी, जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी तब बेरोजगारी बढ़ेगा भी। इस साइड का जब हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। फिलहाल आप याद रखिए कि बेरोजगारी कम होगा और ब्रैकेट में रखिएगा कंडीशनल। जो हमने आपको उदाहरण बताए वो इस साइड आपको क्रीपिंग इन्फ्लेशन में मिल जाएगा। छठा पॉइंट है ऋणी। ऋणी को कहते हैं लेनदार, यानी कि जो कर्जा लेता है उसको ऋणी को लाभ होगा। छठा पॉइंट, अब इसको समझिए ऋणी को लाभ कैसे होगा। मानकर चलिए कि इन्फ्लेशन की स्थिति है अपने यहाँ और 100 रुपया हम किसी को दे रहे हैं और 1 साल के बाद वो हमको 100 रुपया रिटर्न कर रहा है, तो अब क्या होगा, 100 रुपया हम जिस समय उसको दिए थे उस 100 रुपया में वो 10 वस्तु खरीद रहा था, और वह जब हमको वापस करेगा तो इस समय मात्र 100 रुपया में 5 वस्तु मिल रहा है। सेम वस्तु सेम है, पहले 10 मिलता था अभी 5, तो उस समय क्या होगा कि वस्तु का वैल्यू, इसका मतलब है कि पैसे का वैल्यू ज़्यादा था, तब तो 10 वस्तु मिल रहा था, 10 एक वस्तु 10 रुपया का, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अभी क्या है कि एक वस्तु 20 रुपया का हो गया, मतलब वस्तु का वैल्यू बढ़ गया, पैसे का वैल्यू कम हो गया, तब तो वस्तु महंगी हो गई 20 रुपया। तो अभी हमको क्या है कि अभी भी अगर 100 रुपया में 10 वस्तु मिलता तो हमको क्या होता कि घाटा नहीं लगता, जो देने वाला था, कर्जा देने वाला था, उसको लॉस नहीं लगता। लेकिन अभी क्या है कि इसी 100 रुपया में मात्र 5 वस्तु मिल रहा है, इसका मतलब है कि पैसा का वैल्यू कम हो गया है और वस्तु का वैल्यू बढ़ गया है, जिसके कारण क्या है कि जो देनदार होगा उसको तो लॉस लग जाएगा, क्योंकि वह पहले 100 रुपया में 10 वस्तु मिला करता था, अब 100 रुपया में मात्र 5 वस्तु मिला करता है। तो वही पॉइंट है कि ऋणी जो लेनदार होगा उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि वो जिस समय पैसा लिया 100 रुपया वो 10 वस्तु खरीद लिया, लेकिन अब जिस समय वापस कर रहा है सेम वस्तु है और 5 ही मिल रहा है, मतलब कि जो लेनदार था यानी कर्जा जो लिया था उसको प्रॉफिट हुआ, और जब वो रिटर्न कर रहा है तो ऋणदाता यानी देनदार को हानि होगा। तो ये दोनों पॉइंट वही था, ऋणी और ऋणदाता। ऋणी का मतलब लेनदार, ऋणदाता का मतलब देनदार, इससे याद रखिएगा। अब 8वां पॉइंट है आयात में वृद्धि होगा। इन्फ्लेशन का केस है, इन्फ्लेशन में हमने आपको पढ़ाया, इस ग्राफ को हमेशा आप याद रखेंगे कि पैसे की मात्रा बढ़ेगी और वस्तु की मात्रा कम होगी। इस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। जब पैसे की मात्रा बढ़ेगी इसका मतलब है सभी लोगों के पास पैसा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वस्तु अपने यहाँ कम है, वस्तु की मात्रा, आप इस एरो से समझिए, पैसे की मात्रा बढ़ेगी, हमने ऊपर की तरफ एरो दिया है, इसका मतलब पैसे की मात्रा बढ़ रही है, और नीचे की तरफ एरो दिया मतलब वस्तु की मात्रा कम हो रही है।
तो इस स्थिति को इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इसमें क्या है कि 8वां पॉइंट हमने बताया कि आयात में वृद्धि होगी। अब देखिए आयात में वृद्धि कैसे होगी कि जब पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो सभी लोगों के पास क्या होगा कि पैसा सबके पास उपलब्ध हो जाएगा, और वस्तु की संख्या क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो सब लोग क्या करेगा, अपनी ज़रूरत की सामान खरीदना चाहेगा। तो उसको क्या है कि यहाँ के मार्केट में नहीं मिलेगा तो वो दूसरे देशों से मंगाएगा, क्योंकि पैसा सबके पास उपलब्ध है, पैसे की मात्रा बढ़ी हुई है। तो वो दूसरे देशों से जो हम चीज़ मंगाते हैं यानी कि कुछ भी मंगवाते हैं उसको कहते हैं आयात। तो वही होगा, आयात में वृद्धि होगा, यानी कि पैसा सबके पास उपलब्ध है, वो बाहर से मंगवा लेगा। तो आयात में वृद्धि होगा और निर्यात में कमी होगा। निर्यात में कमी क्यों होगा, क्योंकि वस्तु की मात्रा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के केस में वस्तु की मात्रा कम होती है। जब वस्तु की मात्रा कम होगी तो हम अपने लोगों को वस्तु नहीं दे पा रहे हैं, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर क्या बेच पाएंगे, दूसरे देशों को बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि निर्यात में कमी होगा। तो वही 9 नंबर पॉइंट है कि निर्यात में कमी होगा। तो ये होगा इन्फ्लेशन का प्रभाव। इसको आप पॉइंट में यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टार देकर, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव। इससे सवाल आपसे जब भी पूछे जाएंगे इसी से। और ये थोड़ा सा क्या है कि मुद्रास्फीति का चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप थोड़ा सा मैथ के मूड में समझिए या फिर थोड़ा साइंस लगाइए इस पर। तो इस तरह से समझेंगे तो ये 9 पॉइंट नहीं, ये 18 पॉइंट में भी जा सकता है। इसका पॉइंट और है, लेकिन जो मेन मेजर पॉइंट था उसको हमने आपको यहाँ पर क्लियर करवाया है। और सवाल लगभग यहीं से पूछे जाते हैं, इसी 9 पॉइंट को हमेशा से पकड़ा जाता है। तो आप इस पर फोकस करेंगे तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति को आप समझ गए होंगे कि क्या है। एक बार अगर और समझना चाहे तो कहानी फिर से सुन लीजिए कि मुद्रास्फीति कहते किसको है। किसी गांव में 10 लोग रहते हैं, इस तरह से लिखिए और इसको इस तरह से घेर दीजिए। 10 लोग किसी गांव में रह रहे हैं, गांव के बाहर एक मार्केट है, ठीक। अब जो 10 लोग रह रहे हैं इसमें से 5 लोग बहुत गरीब हैं और 5 लोग क्या हैं कि बहुत अमीर हैं, इनके पास बहुत पैसा है। जो गरीब आदमी है वो मार्केट नहीं जा पाएगा, काहे कि इसके पास पैसा नहीं है, और इसके पास पैसा है तो ये जब मार्केट जाएगा और इस लोगों की क्षमता है कि 100 रुपया पर डे का ये परचेजिंग कर सकता है, तो 500 रुपया पर डे इस मार्केट में रन करेगा, क्योंकि इस मार्केट की क्षमता कितना है, 500 की है। 5 लोग ही मार्केट में जाते हैं तो 500 की है। अब कुछ दिन के बाद क्या है कि ये जो लोग गरीब थे इनके पास भी पैसा आ जाए। पैसा आएगा कैसे, जैसे सरकार इनको क्या है कि कम रेट पर लोन दे दे इन 5 लोग को जो गरीब था, या फिर क्या है कि ये अच्छी आमदनी या फिर कहीं इनको नौकरी लग जाए, तो ये 5 लोगों के पास भी पैसा आ जाएगा। तो जब ये 5 लोगों के पास पैसा आ गया तो मार्केट में ये भी आ जाएंगे, डायरेक्ट मार्केट में ख़रीदारी करने लगे। और मार्केट की क्षमता कितना थी कि 5 लोगों को यह उपलब्ध करा सकता था वस्तु। अब क्या है 10 लोग आ गए, तो क्या है कि मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ गई। पहले 500 रुपया रन करता था, अब मार्केट में 1000 रुपया रन करने लगेगा। तो वस्तु का प्रोडक्ट की मात्रा जैसे ही कम होगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी, काहे कि खरीदार की संख्या बढ़ गई है। तो मार्केट में हो जाएगा कंपटीशन, वस्तु 5 है, खरीदने वाले 10 हैं, तो मार्केट में हो जाएगा क्या, कंपटीशन। कोई अगर इस वस्तु को 10 रुपया में ख़रीदना चाहेगा तो अगला आदमी तुरंत कहेगा कि हम इसको 20 में ख़रीद लेंगे, हमको भी ज़रूरत है। तो इस तरह से क्या होगा कि वस्तु महंगी होगी, इसकी मात्रा कम होगी, पैसे की मात्रा अधिक होगी। इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको टेक्निकली समझिएगा तो यह आपके समझ में आएगा और आपके सामने यह बेहतरीन तरीके से खिलकर भी आएगा। तो आइए अब मुद्रास्फीति के प्रकार को पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के लगभग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं मुद्रास्फीति के। उन तीनों में सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इंग्लिश में कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दरअसल क्या है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति की आप परिभाषा को समझिए। इसमें क्या है कि जब इन्फ्लेशन का एनुअल रेट यानी कि वार्षिक दर 1 अंक में हो, इस स्थिति को क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 1 अंक में हो, मतलब क्या होगा भैया, इस परिभाषा से तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको समझना पड़ेगा ना। इन्फ्लेशन मान कर चलिए कि कोई वस्तु 100 रुपया में मिल रहा है और इन्फ्लेशन का एनुअल रेट वार्षिक दर 1 अंक में हो यानी कि 5%। 5 में सिर्फ सिंगल डिजिट है, 5% से बढ़ा और यह 105 का हो गया, तो इसी को कहेंगे ना कि इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 1 अंक में हो, 1 डिजिट में बढ़ रहा है।
और क्या है कि वस्तु 105 की हो जाए, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यानी कि धीरे धीरे एकदम स्लो मूड में क्या है कि मुद्रास्फीति है लेकिन उसका मूड एकदम स्लो है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इस केस में क्या होता है कि जो विकासशील देश है उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होगा कि धीरे धीरे मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ेगा, तो कंपनी वहाँ है उस देश में वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन भी तेज करेगी, तो वहाँ पर बेरोजगारी कम होगा। तो वही है कंडीशनल कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब तक रहेगा तब तक बेरोजगारी कम होगा। आप इसको याद रखिएगा, ब्रैकेट में हमेशा ये कंडीशनल लिख के रखिएगा, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। और यही सवाल क्या है कि सबको परीक्षा में छकाती है। तो इस सवाल को आप हमेशा याद रखिएगा कि पहला क्या बताया हम, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसका परिभाषा देखिए, जब इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 1 अंक में हो तो इस स्थिति को क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति को आप समझिए, हमने आपको परिभाषा बताया कि जब इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 1 अंक में हो, मानकर चलिए कोई वस्तु 100 रुपया का है और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति प्रारंभ हो गई है और उसका एनुअल रेट 1 अंक में, 1 अंक का मतलब 1 डिजिट, एक ही डिजिट होगा ना, और ये 5%, एनुअल रेट का मतलब दर, तो ये 5% की दर से बढ़ेगी, अगले साल ये 105 की हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यानी कि मुद्रास्फीति है लेकिन उसका मूड एकदम स्लो है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है, यानी कि लोगों के पास पैसा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा तो कंपनी भी अपना प्रॉफिट चाहेगी, जो मार्केट में प्रोडक्ट बनाकर बेचती है कंपनी वो अपना प्रॉफिट चाहेगी, तो वो क्या करेगी कि धीरे धीरे वो अपना प्रोडक्शन तेज कर देगी। जब प्रोडक्शन तेज करेगी, मानकर चलिए पहले कोई कंपनी 5 वस्तु बनाती थी, अब उसको 10 वस्तु का डिमांड हो गया मार्केट में, तो वो 10 वस्तु बनाएगी। पहले 5 वस्तु बनाने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता थी, अब क्या है कि 10 बनाने के लिए 10 लोगों की आवश्यकता होगी। तो वो अपने यहाँ क्या करेगा कि नंबर ऑफ लेबर का संख्या बढ़ाएगा, तो लेबर का संख्या जब बढ़ाएगा तो बेरोजगारी कम होगा, लेकिन कंडीशनल, क्रीपिंग इन्फ्लेशन तक। आप इसको यहाँ तक याद रखेंगे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन तक। उसके बाद हमने ब्रैकेट में यहाँ एक पॉइंट दिया है कि यह इन्फ्लेशन यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति सिर्फ विकासशील देशों के लिए लाभदायक होता है, यानी विकासशील देशों के लिए लाभदायक होता है। कौन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा पे आइए, 2 नंबर पॉइंट है रनवे इन्फ्लेशन, रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे का मतलब हो गया, इसको कह सकते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति या भागती हुई मुद्रास्फीति। यानी कि पहला था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा कूदती हुई मुद्रास्फीति या भागती हुई मुद्रास्फीति। इसकी परिभाषा देखिए, जब इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 2 या 3 अंक में हो, इस स्थिति को कहते हैं गैलोपिंग। यहाँ लिख दिए, गैलोपिंग भी लिख सकते हैं या फिर रन अवे भी लिख सकते हैं, गैलोपिंग या रन अवे भी लिख सकते हैं। रन अवे इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। 2 या 3 अंकों में 100 की वस्तु है और इन्फ्लेशन का एनुअल रेट क्या है, परिभाषा हमने बताया कूदती हुई मुद्रास्फीति में कि जब इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 2 या 3 अंकों में, 2 अंकों में मानकर चलिए कि 20%, इसमें 2 डिजिट है, 20 में 2 और 0, तो 20% से बढ़ेगा तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। तो इसको कहेंगे क्या, कूदती हुई मुद्रास्फीति। यानी पहले 100 में मिल रही थी डायरेक्ट, इनका क्या हुआ कि वस्तु का दाम 20% बढ़ गया, 120 का हो गया, तो इसको कहेंगे कूदती हुई मुद्रास्फीति। अब क्या है कि यहाँ से खतरा चालू हो गया, पैसे का वैल्यू कम होना शुरू हो गया। अब पैसे का वैल्यू कम कैसे होगा कि पहले जो वस्तु 100 रुपया में मिलता है उसके लिए लोग क्या करेंगे कि 120 देना चालू कर दिए, यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत हो गया है, सबके पास पैसा बहुत हो गया, यानी कि कोई भी आदमी गरीब नहीं है, सबके पास पैसा है। और क्या है कि छोटा से छोटा चीज़ के लिए वो अधिक से अधिक पैसा देना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पैसे का वैल्यू डाउन हो गया और वस्तु का वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो जब कोई कंपनी प्रोडक्शन करेगी और प्रोडक्शन केस में क्या होगा कि उसके प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा और उस एवज में पैसे का वैल्यू कम होगा, तो वह कम वैल्यू वाला चीज़ लेना चाहेगा, कंपनी नहीं लेगा, तो कंपनी क्या करेगी, जस्ट अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी कि भैया प्रोडक्शन बंद करो, क्या है कि पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, बिना वैल्यू का पैसा मार्केट में उपलब्ध है, तो हम क्या करेंगे, हम वो पैसा लेकर क्या करेंगे, हमारे किसी काम का नहीं होगा, तो कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी। जब प्रोडक्शन बंद कर देगी तो इस स्थिति में बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। तो वही दूसरा पॉइंट है कि बेरोजगारी
बढ़ेगी और हर सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ेगी। अब कोई भी कंपनी चलेगा, मानकर चलिए कि कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या करेगी, अनाज से बिस्किट बनाएगी, इसके लिए थोड़ा बहुत चीनी खरीदेगी। तो ये अनाज और चीनी कहाँ से मिलेगा, कृषि सेक्टर से मिलेगा। और क्या है कि जब कंपनी ही बंद हो गई तो क्या है कि यहाँ से जो कृषि सेक्टर से ये अनाज मंगवाता था वहाँ भी वो बंद कर देगा, तो कृषि भी चौपट हो जाएगा ना, किसान को भी लॉस लगेगा कि किसान का अनाज बिकना बंद हो जाएगा। तो हर जगह पर इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगेगा। रन अवे इन्फ्लेशन में ये होगा अगर मुद्रास्फीति 2 या 3 अंकों में बढ़ता है तब। अब तीसरा देखिए, तीसरा है हाइपर इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं तीव्र मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रास्फीति है एकदम हाई स्पीड में, जब क्या है कि वस्तु के मूल्य पर कोई यानी कि कंट्रोल नहीं है सरकार का या फिर किसी का भी, तो इस स्थिति को तीव्र मुद्रास्फीति कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जब इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 3 अंक से भी अधिक हो, इन्फ्लेशन का एनुअल रेट 3 अंक से भी अधिक हो तो इस स्थिति को तीव्र मुद्रास्फीति कहते हैं। अब 3 अंक से अधिक कब होगी इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए 100, हमेशा 100 को एग्जाम्पल में लेना। मान लीजिए 100 है और 3 अंक में 300%, 300 में 3 डिजिट है, 1 2 3, 300% बढ़ जाएगी तो वस्तु कितना का हो जाएगा, 400 का हो जाएगा ना। 100 का 3% वृद्धि करेंगे तो वस्तु हो जाएगा 400, 400 का। यानी कि दरअसल बात क्या है कि 100 रुपया का वस्तु है, उसका दाम हो गया 400। मतलब इन्फ्लेशन हाई स्पीड में है, मुद्रास्फीति, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और महंगाई तेज़ी से बढ़ रहा है तो वस्तु का दाम ना 400 हो रहा है, तो क्या है कि वस्तु का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है ना, वस्तु का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है ना कि पैसे का वैल्यू। पैसे का वैल्यू कम है, यानी कि पैसा सबके पास इतना ज़्यादा है कि पैसा कितना भी अगर मांग ले इस वस्तु को खरीदने के लिए तो आदमी देने के लिए तैयार है। तो इस सिचुएशन को कहेंगे मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति का ये तीसरा टाइप होगा तीव्र मुद्रास्फीति। तो आपसे यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। अब 2 पॉइंट को आप नोट कीजिए कि 2 पॉइंट क्या है तीव्र मुद्रास्फीति में, कि 2 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट की तीव्र मुद्रास्फीति को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैगन ने किया, कैगन का नाम लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति का जो है गणना, मुद्रास्फीति की गणना जो है करने वाली संस्था भारत में वो है WPI। इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। ये सवाल भी पूछे जाते हैं, थोक मूल्य सूचकांक, यानी आपसे पूछे जाएंगे कि मुद्रास्फीति की गणना कौन करती है, तो WPI के द्वारा की जाती है। और WPI में पहले वस्तुओं की संख्या कितना थी, 676, अभी वर्तमान में बढ़ाकर 697 कर दी गई। और इसी वस्तु पर क्या है कि मुद्रास्फीति की जांच की जाती है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो आपका इन्फ्लेशन क्लियर भी हो जाएगा और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एकदम बिल्कुल आप सही आंसर कर पाएंगे। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो डिफ्लेशन का आएगा, यानी कि अब स्थिति, ये मुद्रास्फीति है, इसका जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा डिफ्लेशन। तो हम लोग डिफ्लेशन को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।